नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो हमने शुरू कर रखी है और इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। ये अपना 5th चैप्टर जो इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर है वो चल रहा है और इसके अंतर्गत हम जो बुक्स है अपनी इसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं किस किस आधार पर इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है वो सभी हम लार्ज स्केल और आपके जो यानी इन्वेस्टमेंट के आधार पर और इवन जो रॉ मटेरियल है उसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंडस्ट्रीज़ को ऑनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑनरशिप के आधार पर देखिए जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। देखिए इस आधार पर हम जो उद्योगों को हैं प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका निजी सेक्टर हो गया, दूसरा आपका जो पब्लिक सेक्टर हो गया सरकारी, एक हो गया जॉइंट और एक हो गया आपका कोऑपरेटिव जो सहकारिता के माध्यम से चलाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग होते हैं वो व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के द्वारा चलाए जाते हैं और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल एरोनॉटिकल लिमिटेड। जैसे कि अपने सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, उद्योग होते हैं, वो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे कि आपके हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि भेल है, सेल है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती हैं। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का जो फुल फॉर्म है SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कुछ अपने जो सरकार के अधीन चलने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जबकि जो संयुक्त उद्योग हैं, संयुक्त उद्योग जो है कुछ लोगों के समूह द्वारा और कुछ सरकार के माध्यम से इसके अंदर जो है भागीदारी की जाती है। इसके एग्जांपल्स आपके जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, जो कि अपने गुड़गांव के अंदर इसका जो सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है, गुड़गांव मानेसर के अंदर। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें देखिए ये जापान की कंपनी है और जापान का कंपनी का जो भारतीय जो गवर्नमेंट है उसके साथ शेयर होकर के इस प्रकार से इन दोनों का शेयर इसमें चलता है और दोनों जो है जॉइंट रूप में जानी जाती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। देखिए जो कोऑपरेटिव की सेक्टर्स है, जो सहकारिता सेक्टर है, सहकारिता के अंदर जितने भी उद्योग हैं वो कुछ लोगों जो उत्पादक हैं वो और जो सप्लायर हैं वो, आपूर्तिकर्ता और जो उत्पादक हैं वो, और जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सभी मिलकर के इस प्रकार के संगठन को चलाते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो इन सभी के अंदर जो शेयर किया जाता है। इस प्रकार के जो कोऑपरेटिव का जो जनक माना जाता है तो वो गुजरात स्टेट को कोऑपरेटिव्स का जनक माना जाता है, कोऑपरेटिव्स। और इसका एग्जांपल जो है आपका जो आनंद जो डेयरी मिल्क है, आनंद से आप इसका बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। सुधा डेयरी है, ये कुछ कोऑपरेटिव के एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। यदि हम सहकारिताओं की बात करें तो आनंद मिल्क डेयरी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है और सुधा जो डेयरी हैं ये अपने जिन्होंने अपनी पताका फैला रखी है पूरे भारत के अंदर जो दूध और दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं ये या तो आपके आनंद के मिलते हैं या सुधा डेयरी के मिलते हैं या मदर डेयरी के मिलते हैं। ये कुछ कोऑपरेटिव्स के महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं भारत के संदर्भ में। देखिए ये तो जाना हमने उद्योगों को उनके रॉ मटेरियल के आधार पर, उनकी जो एक तरह से देखें तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि इन उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। भाई उद्योग कहाँ पर लगाए जाते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं उनको और जान लेते हैं। देखिए उद्योगों को प्रभावित करने के अंदर जो है प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाले जो सेक्टर्स होते हैं उनमें आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर। ये सभी जो है किसी भी लोकेशन को जो इंडस्ट्रीज होती है उसकी
लोकेशन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर हैं ये जो 7 फैक्टर्स हैं। तो इसके अंदर देखिए द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए जहाँ पर सस्ता और सुलभ कच्चा माल मिलेगा वहाँ पर इस प्रकार के जो हैं फैक्ट्री लग पाएंगी। लैंड जहाँ पर सस्ती भूमि होगी वहाँ, वाटर जहाँ उपलब्ध होगा, लेबर जहाँ पर होगी, पावर जहाँ पर विद्युत की सप्लाई लोगों उनको मिल जाएगी। कैपिटल का मतलब पूंजी निवेश जहाँ पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट जहाँ पर ये सभी चीज़ें इकट्ठी होकर के लोगों को मिल जाती हैं तो वहाँ पर जो ये उद्योगपति हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ऐसे क्षेत्रों के अंदर अपने उद्योग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर ईजिली अवेलेबल। देखिए फैक्ट्रियाँ वहाँ पर स्थापित की जाएंगी जिन फैक्टर्स का अभी हमने डिस्कस किया है। रॉ मटेरियल है, लैंड है, वाटर है, लेबर है, पावर है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, ये सभी जहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी या इनमें से कोई एक दो चीज़ उपलब्ध न भी हो पाए फिर उसको जो है वहाँ पर उद्योग स्थापित करके जो आसानी से डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इनमें से ये जो 7 जो फैक्टर्स हैं इनमें से यदि 5-6 फैक्टर्स भी वहाँ पर अगर जो अवेल हो जाते हैं तो फैक्ट्री वहाँ पर सेटअप की जाती हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडीज़ on power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। कई बार क्या होता है कि सरकारें जो हैं उद्योगपतियों को विभिन्न प्रकार की राहतें देती हैं। सब्सिडी होती हैं, सब्सिडाइज्ड ये जो छूट होती है, जैसे बिजली के अंदर इनको छूट दे दी जाती है, इंसेंटिव ये प्रोत्साहन दे दिया जाता है। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज होता है वो कम कर दिया जाता है उसके अंदर, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं सरकार के द्वारा। सस्ती ज़मीन उपलब्ध करवा दी जाती है और वहाँ पर जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं ताकि बैकवर्ड एरिया के अंदर वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार उपलब्ध हो सके, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर फैक्ट्रियों को स्थापित करवाने में सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार चाहे तो विभिन्न प्रकार के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण कदम निभा सकती है इस क्षेत्र में। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। देखिए जहाँ पर भी औद्योगिकरण हो जाएगा, जहाँ पर औद्योगिकरण होगा, देखिए औद्योगिकरण होगा तो देखिए वहाँ पर मार्केट बनेगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। इस प्रकार से जो गांव होते हैं, गांव टाउन के अंदर, और जो टाउन होते हैं वो बिग सिटीज़ के अंदर जो है तब्दील होते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। इस प्रकार से औद्योगिकरण जो है वो विकास की पहली सीढ़ी को प्रभावित करता है, यानी औद्योगिकरण जो है वो विकास का सोपान होता है, विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से इंडस्ट्रियल सिस्टम तैयार होता है, औद्योगिक तंत्र कैसे तैयार होता है। औद्योगिक तंत्र को समझने के लिए हमें कुछ विभिन्न प्रकार के जो इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, उनको समझना होगा। आउटपुट्स क्या हैं और इनपुट्स क्या हैं, आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। तो देखिए एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। एक जो औद्योगिक तंत्र होता है, औद्योगिक जो प्रणाली होती है, औद्योगिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो है इनपुट्स भी होता है, यानी कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें समावेश कर रहे हैं। फिर एक प्रक्रिया चलती है यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके एक आउटपुट आता है, उससे रिजल्ट आता है, उससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन की तैयारी होती है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम जो है चलता रहता है औद्योगिक सिस्टम के अंदर। देखिए इसके अंदर इनपुट्स के तौर पर हम क्या डालते हैं, द इनपुट्स के तौर पर क्या मिलेगा, द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स। इनपुट क्या होता है, इसके अंदर इनपुट होता है यानी इसके अंदर हम किस चीज़ का समावेश करते हैं, रॉ मटेरियल्स का, कच्चे पदार्थों का। लेबर, इसमें लेबर लगती है यानी मजदूरी लगती है। एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, भूमि पर जो खरीदनी पड़ती है उसकी कॉस्ट लगती है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं, पावर चार्जेस लगते हैं। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम जो ढांचागत स्थिति तैयार करते हैं, वहाँ पर ऑफिस वगैरह बनाते हैं, रूम्स वगैरह बनाते हैं, कंपनी जो फैक्ट्री हो उसको सेटअप करते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर के क्या कहलाती हैं, आपके इनपुट्स कहलाती हैं। सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इनपुट करना पड़ता है। इनपुट करने के बाद उसकी वहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। द प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो शामिल होती हैं।
दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही एक कच्चे माल को जो है फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील किया जाता है, जो उपभोक्ता तक पहुंचने तक उसको तैयार किया जाता है। जैसे कि हम ये मान के चलते हैं, जैसे शुगर केन का हम एग्जांपल ले सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसमें क्या होता है कि किसान के पास से शुगर केन खरीदा जाता है, गन्ना खरीदा जाता है, उसको मिल के अंदर ले जाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। वहाँ पर जाने के बाद गन्ने मिल से उसको गन्ने को पेरा जाता है और पेरने के बाद उसमें से जो जोश वगैरह निकलता है उससे फिर आपके जो गुड़, खांड, चीनी वगैरह ये इसे तैयार किया जाता है। उसके बाद जो चीनी है, गुड़ है, आपकी शक्कर है, ये आपका जो एक प्रोडक्ट के तौर पर तैयार होता है। तो द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट। आउटपुट जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है भाई। आउटपुट का मतलब होता है फाइनल गुड्स के अंदर हमने वस्तु को ट्रांसपोर्ट है वो कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और इसी से फिर उद्योगपति के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो कैपिटलिस्ट है उसको जो है आमदनी प्राप्त होती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यदि हम कपड़ा उद्योग की बात करें, द इनपुट्स में बी कॉटन। इसमें इनपुट क्या हो सकता है आपका? कॉटन हो सकता है, कपास हो सकती है, ह्यूमन लेबर हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकती है। द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, यानी कपास से बिनोले को अलग करना, फिर उसकी स्पिनिंग, कताई करना, विविंग, फिर डाइंग एंड देन प्रिंटिंग। ये सारा प्रोसेस जो होता है आपके जो कॉटन फैक्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर इंक्लूड होता है। द आउटपुट इज़ द शर्ट यू वियर, और इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट बनेगा आपका जो शर्ट है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो इसका आउटपुट रहेगा। इस प्रकार से हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स, उनको जाना। आउटपुट्स और इनपुट्स में क्या डिफरेंस होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो सामान होता है वो किस प्रकार से तैयार होता है, वो हमें जाना है। अब देखिए इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, औद्योगिक क्षेत्र क्या है। देखिए इंडस्ट्रियल रीजन्स अमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। देखिए इंडस्ट्री, एक औद्योगिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ एक दूसरे के नज़दीक जो है स्थापित होती चली जाती हैं। ऐसे क्षेत्र को इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बोला जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार, एक बार जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पर पैसा लगा दिया है, वहाँ पर मार्केट भी तैयार हो जाती है, वहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी तैयार हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ पर डेवलप हो जाता है, लेबर भी वहाँ पर आ जाती है, पावर सिस्टम भी वहाँ पर आ जाता है। तो उससे जो अदर जो कैपिटलिस्ट होते हैं, अन्य जो पूंजीपति होते हैं, वहाँ फिर उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। उसके आसपास जो है विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्री सेटअप होने शुरू हो जाती हैं, और ऐसे क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। विश्व के जो विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें पूर्वी नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, पश्चिमी और मध्य यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, पूर्वी यूरोप है, एंड ईस्टर्न एशिया या पूर्वी जो एशिया है, जो कि फिगर 5.4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये विश्व के कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक बेल्ट हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। देखिए अधिकांश जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो आपके शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर जो लगाने की कोशिश की जाती है, नियर सी पोर्ट्स, बंदरगाहों के आसपास लगाए जाने की कोशिश की जाती है, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। और ज़्यादातर जो मिलेंगे वो आपको कोयले के जो क्षेत्र होते हैं, कोयला क्षेत्रों के आसपास ये क्षेत्र अधिक मिलते हैं। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के आपके औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे आपके, जैसे मुंबई पुणे जो क्लस्टर है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो अपने कपड़ा मिल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बंगलोर तमिलनाडु रीजन, बंगलोर से लेकर के नीचे दक्षिण के अंदर जो तमिलनाडु तक का एरिया है, ये एक दूसरी बेल्ट आ जाती है। फिर हुगली रीजन, जो कलकत्ता के जो हुगली नदी, वहाँ पर जो हुगली क्षेत्र है वो एक अलग से आ जाता है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन आ जाता है आपका गुजरात के पास। फिर छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट आ जाती है आपकी, जो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट आ जाती है, ये आपकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास। गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, ये आपके जो जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पर आ जाता है आपका गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र आ जाता है। एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम
इंडस्ट्रियल, ये आपका केरला कर्नाटक वाला जो साइड आ जाती है। ये विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र हैं और अलग अलग क्षेत्र अपना अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला अगर जो जाना जाए, इसको संदर्भ में बात करें तो ये ज़्यादातर जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। यदि आपके मुंबई पुणे क्लस्टर को देखा जाए तो ये आपका जो हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यदि अहमदाबाद बड़ौदा जाना जाए तो ये आपका इंडस्ट्रीज़ प्लस जो आपका जो वुड वाला है, लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल है, ये आपकी जो इधर वाली जो बेल्ट है, जो मध्य भारत वाली बेल्ट है, ये आपकी जो आयरन ओर के लिए जाने जाते हैं। विशाखापट्टनम वाली बेल्ट है और छोटा नागपुर पठार, ये आपके विभिन्न प्रकार की। यदि हम कोल्लम और तिरुवनंतपुरम बेल्ट को जाने तो ये आपकी जो आधुनिकतम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित एक तरह से देखा जाए तो ये अत्याधुनिक तरीके से डेवलप्ड जो एरिया है आपका कर्नाटक साइड वाला। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में जाना। बाकी जो है अपना नेक्स्ट जो है रिस्क रिडक्शन और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।